नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार आपका के क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि देखते हुए कि भाई अब हमारी डेट शीट जारी हो चुकी है, सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी है और पेपर बहुत ही हमारे सिर के ऊपर हैं। तो उसको देखते हुए हमने कुछ ऐसा प्रयास किया है कि आपके 2 से 3 घंटे जो भी हमारा टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसमें आप सारे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कर रहे होंगे क्लियर। तो चलते हैं इस सफ़र पे और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा सबसे पहले हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। बेटा इलेक्ट्रिसिटी होती है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी का रेस्पॉन्सिबल होता है चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाला होता है कौन? चार्ज। यानी कि जहाँ जिस साइंस के अंदर आप उस चार्ज के बारे में पढ़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये चार्ज की दो प्रकार की पोजीशन पढ़ी जाती है। दो प्रकार की पोजीशन का मतलब है अगर आपका चार्ज क्या हो? स्टैटिक कंडीशन में हो। स्टैटिक कंडीशन का मतलब है रेस्ट कंडीशन में। अगर आपका चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में होता है तो इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपकी मान के चलिए आपने चार्ज को किस कंडीशन में ला दिया है? मोशन में। यानी कि आपका सर्किट के अंदर चार्ज क्या कर रहा है? जैसे मान के चलिए जैसे आपने बैटरी लगा दी और यहाँ पे जैसे ही आपका चार्ज मूव करने लगा तो ये आपका बल्ब क्या करने लगा? ग्लो करने लगा, यानी कि जलने लगा। तो ये जो स्टडी आप कर रहे हैं इसी को ही कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है जब चार्ज आपकी मोशन की कंडीशन में है उस समय जो चार्ज की स्टडी की जाती है उसे ही कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मान के चलें आपका जैसे कि स्टडी ऑफ रेस्ट की कंडीशन में आपने देखा होगा कभी आप जैसे आप सिर से बाल से यानी कि कंघा को रगड़ते हैं और कंघा को रगड़ने के बाद में जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो कंघा से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। बेटा क्यों चिपक जा रहे हैं? क्योंकि भैया आप जब उसको रगड़ रहे हैं तो उसके फ्रिक्शन के कारण उसमें क्या जनरेट हो गई है? हीट। और हीट एनर्जी के कारण वो बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। और चार्ज होने के कारण वो दूसरी जो न्यूट्रल बॉडी है उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा आपने देखा होगा बच्चे, आपने कभी बैलून को लेना और बैलून को आप सिर से रगड़ें और या फिर देखें तो आप देखेंगे कि आपका बैलून आपकी दीवार से चिपक जाएगा। तो ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। अगर यहाँ पे चार्ज आप रेस्ट कंडीशन में है तो इस स्टडी को कह रहे हैं आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे चार्ज आपका मोशन में आ गया तो इसे कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलते हैं आगे इस नेक्स्ट। सबसे पहले बात करें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका फ्लो कराने के लिए दो प्रकार के आपके मटेरियल होते हैं। पहला मटेरियल होता है जिसे कहते हैं आप कंडक्टर और दूसरा मटेरियल होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं बेटा जिनमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या करे हो जाए? पास हो जाए। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने घरों में देखा होगा, जैसे कि हमने मेटल के रूप में ले लें, जैसे गोल्ड ले लें, जैसे कि कॉपर के वायर होते हैं, जैसे आपने देखा कॉपर के वायर्स होते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। इसके अलावा आपका जो सी वाटर होता है, सिल्वर होता है, ये सब के सब क्या हैं? इनको आपने देखा होगा, इनमें से करंट पास हो जाता है। अगर उसमें से करंट पास हो रहा है तो ऐसे मटेरियलों को बेटा क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे। और अगर ऐसे कोई भी मटेरियल जिनसे करंट पास ना हो, वो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने ना देंगे, तो ऐसे मटेरियलों को क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसुलेटर। यानी कि इंसुलेटर आर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। जैसे कि आप देखिए ग्लास है, आपकी रबर है, जैसे प्लास्टिक है, ऑयल है, ये क्या होता है बेटा? इसके अंदर क्या नहीं होते हैं? आयंस नहीं होते हैं। अगर हम बात करें इनके तो जैसे रबर है, रबर एक कार्बन कंपाउंड्स है बेटा।
कार्बन कंपाउंड है तो, या फिर वुड हो सकती है, तो फ्री आयंस नहीं है इसके अंदर। जब फ्री आयंस नहीं है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो ऐसे मटेरियलों को इंसुलेटर कहा जाता है। तो हमारे पास में दो प्रकार के मटेरियल हमने पढ़ लिए हैं, एक तो कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे करंट कंडक्टर कहलाएंगे, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे वो इंसुलेटर कहलाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कि कोई भी, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे एक क्वेश्चन के रूप में हम लें, आपने देखा होगा कि भैया जो आपका जो नॉर्मल वाटर होता है, जैसे कि आपके पास में एक नॉर्मल वाटर है, ठीक है जी, और एक होता है आपका प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर। अगर एक नॉर्मल वाटर और प्योर वाटर के अंदर आप डिफरेंस करना चाहें कि किसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और किसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो देखेंगे आप एक नॉर्मल वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और एक प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि डिस्टिल वाटर जो होता है उसके अंदर क्या नहीं पाए जाते बेटा, उसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते हैं। उसके अंदर क्या नहीं होते हैं? फ्री आयंस नहीं होते हैं, फ्री आयंस। जब फ्री आयंस ही नहीं होंगे तो वहां से करंट को फ्लो होने में, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्लो नहीं होगा और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपका यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के प्योर या डिस्टिल वाटर होता है वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। इम्प्योरिटीज का मतलब है उसके अंदर आयंस के फॉर्म में इम्प्योरिटीज, आयंस नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो नो आयंस, अगर उसके अंदर आयंस नहीं है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। केवल और केवल जहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होगी जहां पे क्या पाए जाएंगे? आयंस होंगे। तो जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं, इसीलिए उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो यही तो हमने लिखा है कि जब आप किसी भी नॉर्मल वाटर में से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसमें से यानी कि करंट पास हो जाता है, लेकिन आपका जो प्योर वाटर है उसमें डिस्टिल पानी जो कि डिस्टिल वाटर है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि मेटल आर टिपिकली शाइनी एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव while ionic solids are dull and electricity insulating, which feature of the metal is responsible for the differentiate। ठीक है, अगर हम बात करें कोई भी आयनिक सॉलिड है, और आयनिक सॉलिड किस फॉर्म में है, यानी कि वो कोई भी आयंस है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया NaCl। ठीक है जी, और NaCl जैसे आप नमक ले रहे हैं और नमक के में क्या कर रहे हैं आप, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है जी, नमक आपका सॉलिड फॉर्म में है तो बेटा उसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही है भाई? ये क्या हो गया कि जो उसके जो आयंस होते हैं वो एक लैक्टिस के फॉर्म में, यानी कि अपोजिट आयंस एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट के फॉर्म में होते हैं। वो फ्री आयंस नहीं है वहां पे, यानी कि फ्री चार्ज नहीं है, और जब फ्री चार्ज नहीं है तो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है। लेकिन मेटल्स के अंदर आप देखते हैं बेटा, मेटल्स के अंदर डीलोकलाइज्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पाई जाती है। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो आप देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक लैक्टिस के फॉर्म में नहीं है। जब वो लैक्टिस के फॉर्म में नहीं है तो उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मेटल क्या होते हैं बेटा? मेटल होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है जी, तो और जो आयनिक सॉलिड है जैसे कि आपके NaCl हो गया सॉलिड फॉर्म में। अच्छा हाँ, अगर हम बात करें कि भाई अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में ना लेकर के मोल्टेन फॉर्म में ले लें, तो मोल्टेन फॉर्म का मतलब है कि आप इसको यानी कि पानी में घोल दें नमक को। जैसे ही आप पानी के अंदर घोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो NaCl है वो आयंस में टूट जाता है। किस में टूट जाएगा? Na+Cl-। अब यही जो आयनिक कंपाउंड्स था
वो क्या शो करने लगेगा, यानी कि अपने अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा। तो ये था बिहेवियर एक, यानी कि आयनिक सॉलिड का बिहेवियर और एक मेटल का बिहेवियर। ठीक है, कौन सा आपका कंपाउंड्स की फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा और कौन सा नहीं होने देगा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे, बात करें हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर पहले आप जब देख रहे थे कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, फ्री आयंस थे, वो फ्री आयंस आ कहां से रहे थे, वो करंट यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा क्यों रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से। आप जब देखते हैं कि जो मेटल्स जो होते हैं, वो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के। मटेरियल यानी कि मेटल्स जो कि क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री चार्ज कैरियर का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ मेटल क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ मेटल कंडक्टर होते हैं, क्योंकि देखिए उनके जो न्यूक्लियस जो होता है, उनके जो एटम जो होता है, न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, एटम का साइज थोड़ा बड़ा होता है। जब एटम का साइज बड़ा है तो उसके पास में यानी कि जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसकी आउटर मोस्ट सेल में, उन इलेक्ट्रॉनों को, उस न्यूक्लियस को हैंडल करने में थोड़ा सा क्या होगी, यानी कि दिक्कत होगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि थोड़ी बहुत एनर्जी लेकर के, जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, दो बॉडियों को रब किया, फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन करने के कारण यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाती है, एक एनर्जी मिलती है। आगे चल के आप यानी कि नेक्स्ट यानी कि बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे, एक एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। वो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यानी कि उस ऑर्बिट से निकल करके चला जाता है, फ्री स्टेट में आ जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाउंडेशन तोड़ेगा तो वो फ्री स्टेट में आएगा, तो वो क्या शो करने लगेगा, कंडक्टिविटी शो करने लगेगा बेटा। यानी कि मेटल क्या होते हैं, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे मेटल और नॉन मेटल, उसमें यही बताया गया है कि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं इस नॉन मेटल के केस में, तो नॉन मेटल का एटॉमिक साइज थोड़ा सा कम होता है, न्यूक्लियर का साइज थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है जी, चलिए आप मेटल नॉन मेटल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि मेटल के जो वायर के अंदर होता क्या है, जैसे आपने क्या किया, मेटल के वायर को पहले बिना सेल के लगा रखा था, आपने कोई बैटरी नहीं लगाई थी, तो उसके जो आयंस थे यानी कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रैंडम मोशन कर रहे थे। कैसी मोशन, रैंडम, यानी कि कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। जैसे ही आपने क्या किया, उससे सेल लगा दिया, यानी कि एक बैटरी लगा दी। सेल या बैटरी लगाने के बाद में आप देखते हैं कि सारे के सारे जो चार्ज आयंस हैं, सारे के सारे फ्री आयंस यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, यानी कि अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से। और वो पूरे के पूरे जो बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ क्या होते लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिस पे आप देख रहे हैं वो मूव करने लगता है, यानी कि किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाता है, जो जिस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो मूव करने लग जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, है ना। और वो बैटरी के टर्मिनल की तरफ मूव करने लग जाता है, और जो करंट की उसकी फिर जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही आप इसके अंदर मान के चलिए आपने क्या किया, जैसे आपने कोई भी कंडक्टर वायर लगा दिया इसमें, ठीक है जी, और आपने इसको किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है जी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। और जैसे ही आप इसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं, यानी कि बैटरी से पोटेंशियल से जोड़ते हैं, तो इसमें से क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मूव करते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एक करंट फ्लो होने लग जाता है इस सर्किट के अंदर।
ये जो करंट होता है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के क्या होगी, अपोजिट होगी। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है जी, तो आपकी करंट क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये था आपका एक किसी भी मेटल का बिहेवियर जब विदाउट सेल और विद सेल, ठीक है जी, किसी भी मेटल वायर का बिहेवियर विदाउट सेल और विद सेल। अच्छा, दूसरी बात, आप हायर क्लासेस में चलेंगे तो जब आप देखते हैं कि जब आप इस सेल में यानी कि इस मेटल वायर में आप यानी कि सेल लगाते हैं तो ये एक जिस वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा 12th क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए, तो मेटल के बारे में आपने जाना, तो मेटल का बिहेवियर जब आपने उस पर सेल लगाया है, विदाउट सेल है, तो उस केस में उसके इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, है ना। और जब आप उसके ऊपर सेल लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन एक अरेंज हो जाते हैं एक एरो में या फिर एक रो में, और इसी तरीक़ा से आपके पूरे के पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाते हैं। और जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं वैसे ही आपकी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि भैया आप जब करंट का जो फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के मोशन करने के कारण हो रहा है, ठीक है जी। चलिए, अब बात यहाँ पे आती है कि साहब एक बात बताइए कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप बताइए साहब, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, समझिए, जैसे हमारे पास में कोई बॉडी ए है बेटा, ठीक है जी, इस बॉडी ए को दूसरी बॉडी के साथ फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन करने के बाद में क्या होता है, हीट जनरेट होती है, ठीक है जी। फ्रिक्शन करने के बाद में क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और हीट क्या है बेटा, एक एनर्जी है। और जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी के पास चले जाएंगे। अब बात आ रही है कि साहब ये इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहे हैं, जैसे समझिए आप इधर समझेंगे। आपको बताएं कि जैसे ये हमारा कोई भी एटम है, ठीक है जी, और इस एटम के अंदर इसका एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर उसके न्यूट्रॉन और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, उसके प्रोटॉन पाए जाते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी चारों ओर जितनी भी सेल्स हैं रिवॉल्व करते रहते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। और वो जो इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो इस न्यूक्लियस के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ बंधा हुआ होता है। आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो भी बंधा हुआ है उसके बीच में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे बाहर जाते चले जाएंगे उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की घटती चली जाएगी। तो आपने आउटर मोस्ट सेल में से जैसे ही उसको एनर्जी दी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और वो दूसरी बॉडी पे मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया है उस पे वो बॉडी क्या गेन कर लेगी, उसी की जगह पे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, या इस जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस जगह पे क्या जनरेट हो जाएगा, इस जगह पे जनरेट हो जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो देखते हैं आप, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। क्या कभी यहां से प्रोटॉन भी ट्रांसफर हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे के साथ एक फोर्स के साथ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इस यूनिवर्स के अंदर। आपका चाहे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स हो, या ठीक है जितने भी आपके फोर्स हैं सारे के सारे फोर्सों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स। तो प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं होगा,
प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से वो प्रोटॉन अगर निकल गया बाहर तो वो एटम का ही यानी कि एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कुल मिलाकर के। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर चार्ज लेकर के आएगा, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा वो बॉडी क्या हो जाती है, यानी कि वो बॉडी हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो बॉडी हो जाती है नेगेटिव चार्ज। तो इस बॉडी ए से बॉडी बी के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आए हैं, बॉडी ए से बॉडी बी के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये जो बॉडी बी है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है और बॉडी ए जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। ठीक है जी। तो यहां पे ये दिखाया जा रहा कि यहां पे जो है आपकी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और यहां पे क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर के ये बॉडी क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो चाहे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो या फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, यही क्या दिखाती है, उस बॉडी के ऊपर चार्ज की वैल्यू को बताती है। तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अगर चार्ज की, तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज इज अ फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो फिजिकल आइडेंटिटी है जो ये बताती है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्या डेफिशिएंसी है कि या फिर एक्सिस है, यानी कि कमी है या फिर उसके ऊपर अधिकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को अगर दूसरी बात उसके आधार पे देखें तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा, इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कॉजेस गिव सो द इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। आप जब अगला जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जब आप चार्ज को मोशन की कंडीशन में ले आते हैं, जब चार्ज आपका यानी कि बैटरी आपने लगाई और जैसे ही चार्ज क्या आ गया, मोशन की कंडीशन में आ गया, यानी कि उसके अंदर करंट फ्लो होने लगा, तो यो इसके कारण जो इफेक्ट आएगा उस इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके चारों ओर जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो एक चार्ज, इकलौता चार्ज जो आपका यानी कि इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक किसी भी मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करती है। तो चार्ज वो उस मैटर की क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है जी। तो दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। पहली डेफिनेशन थी कि भाई किसी भी बॉडी के ऊपर कितनी यानी कि डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो वो अगर उसके ऊपर डेफिशिएंसी है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके ऊपर अगर मान लीजिए एक्सिस है यानी कि अधिकता है तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो बॉडी गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज, लूज करेगी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। अब बात करें कि चार्ज को मापा किससे जाता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है बेटा कूलाम्स। क्या होती है, कूलाम, जिसे सी से कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, यानी कि कूलाम को कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं। और इसका जो सिंबल होता है चार्ज का बेटा वो होता है क्यू, सिंबल क्या होगा, क्यू, सिंबल होगा क्यू। ठीक है जी। तो आपने चार्ज के बारे में जाना, तो चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, या एक्सिस ऑफ डेफिशिएंसी है, वही क्या कहलाती है, उस बॉडी के ऊपर चार्ज बताती है। या फिर चार्ज को अगर कहें आप, चार्ज क्या है, चार्ज वो किसी भी मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करती है। यस और नो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे कि बेटा हमने देखा कि अगर जब आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी कोई इलेक्ट्रॉन,
तो उस पर कैसा आया था, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे कोई बॉडी तो उस पर कैसा आया था, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो इसके आधार पे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने चार्ज को दो कैटेगरी में बांटा। कितनी कैटेगरी में बांटा, दो कैटेगरी में बांटा। यानी कि एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज जो कि जब बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे या फिर लॉस करे, ठीक है जी, दूसरी बॉडी के ऊपर। जैसे मान लीजिए इस बॉडी ने इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, जैसे ही ट्रांसफर किया है तो इस पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी बॉडी लूज करती है या लॉस करती है तो उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी बॉडी अगर जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उस पे कैसा आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने प्रकार का हुआ, चार्ज हुआ बेटा दो प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। चलिए, और दूसरी बात हम ये जान चुके हैं कि केवल और केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि जैसे किसी भी एटम के बारे में, तो कोई भी एटम अपने आप में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे ही आप उसकी उस इलेक्ट्रॉन की जो भी एलिमेंट्स है, जो भी एटम है, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्टर्बेंस करते हैं, जैसे ही आप उसकी एटम्स की यानी कि स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, बिना डिस्टर्ब किए, और उसमें क्या हो जाता है, यानी कि डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें क्या क्रिएट हो जाते हैं, आयंस जनरेट हो जाते हैं, जो इस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाने का काम करते हैं। यानी कि उसी के कारण जब तक आप किसी भी एटम की जो लैटिक्स है, यानी कि जो उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक आयंस क्रिएट नहीं होंगे, और जब आयंस क्रिएट हो जाएंगे तो वो एक तरह से यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लग जाएगा, ठीक है जी। चलिए बात करें, अगर हम बात करें कि भाई एटम जो होता है, एटम की यानी कि कितने पार्टिकल्स होते हैं। एटम के बेटा तीन पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, या फिर तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है नेगेटिव चार्ज एलिमेंट, जिसे आप इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, उस पे चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है जी। और अगर बात की जाए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है बेटा यानी कि प्रोटॉन, उस पर जो चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। लेकिन ये जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही है, लेकिन केवल ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। दोनों पार्टिकलों में केवल उनकी चार्ज की मैग्नीट्यूड तो उनके सेम है, लेकिन उनकी जो यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर बात करी जाए तीसरा पार्टिकल, एक और तीसरा एलिमेंट है, जो तीसरा एलिमेंट होता है उसे कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रॉन। उस न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो बेटा जीरो न्यूट्रल बॉडी है। कैसा एलिमेंट है, न्यूट्रल एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, न्यूट्रल एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम इसके मास की बात करें बेटा, तो प्रोटॉन के ऊपर जो मास होता है वो मास कितना होता है, प्रोटॉन के ऊपर मास होता है भैया 1.6 इंटू 10 की पावर 1.67 इंटू 10 की पावर 27 kg। और इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है वो होता है यानी कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और न्यूट्रॉन पे मास, न्यूट्रॉन पे होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27। यानी कि अगर आप इन तीनों के मास और तीनों पार्टिकल्स के मास को कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो न्यूट्रॉन का जो मास है वो सबसे ज़्यादा है। आप -27 क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है जी। तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद में प्रोटॉन का मास है, उसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है जी। लगभग आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम है, लगभग क्या है, सेम सा है। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। एक बॉडी से एक बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ ना कुछ तो मास है उसका। इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास था, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg,
31 kg, यानी कि इतना मास इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर के जाएगा। तो इसका मतलब है इस बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरी बॉडी पे, या फिर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो इसका क्या मास नहीं घटेगा क्या? बिल्कुल घटेगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर मान के चलिए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका मास तो बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कुछ ना कुछ मास तो है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है, और उसके साथ साथ मास भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ ना कुछ मास तो है, और जितना मास है वो अपना ट्रांसफर करके ले जाएगा साथ में। ठीक है जी। तो ये जो चार्ज की हमने बात की थी इस स्लाइड के अंदर, तो आप देखेंगे हमने दो चीज़ें के बारे में बात की थी कि चार्ज कितने प्रकार का होता है। चार्ज हमने देखा दो प्रकार का होता है बेटा, है ना। अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो नेगेटिव चार्ज। वैसे इलेक्ट्रॉन एटम कोई भी हो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जब तक आप उसके यानी कि स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आयंस के फॉर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तब तक वो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। और हमने ये बात जानी कि भाई केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। और आपके जो एटम जो होता है उसके पास तीन एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है जी। और उनके मासेस के बारे में जाना, मास कितने कितने क्या होते हैं, और मैंने कंपैरिजन देखा कि न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास। और तीसरी बात हमने देखी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके साथ साथ क्या ट्रांसफ़र होता है? मास भी ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि डिस्कवर की थी दो प्रकार के चार्जेस के बारे में। ठीक है जी। तो यहाँ तक जितनी भी कहानी हुई है हमारी चार्ज के बारे में हुई है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा कभी, जैसे मान के चलिए आप एक गिलास की रॉड लें और गिलास की रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ में रगड़ें। जो सिल्क के क्लॉथ के साथ में आप रगड़ते हैं तो जो गिलास की जो रॉड है, इस गिलास की रॉड के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसके साथ में क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिल्क की क्लॉथ के ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप दो ऑब्जेक्टों को आपस में फ्रिक्शन कर रहे हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे गए हैं। ठीक है। जिस बॉडी, मान के यहाँ पे ग्लास है, इस ग्लास में इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस पे आए होंगे? इस बॉडी के ऊपर आए होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के ऊपर आए हैं तो इस बॉडी ने क्या कर लिया है? इस बॉडी ने गेन कर लिया बेटा नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इस पे क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। तो हमने ये चीज देखी, जिस बॉडी के ऊपर जिससे इलेक्ट्रॉन दूसरी पे ट्रांसफर होंगे, जिससे ट्रांसफर हुए हैं वो उस पर यानी कि लॉस किया है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसने गेन किया उस पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये ग्लास की रॉड पे क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। ग्लास की जो रॉड है इस पे क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। और आपकी जो सिल्क का जो क्लॉथ है, सिल्क की क्लॉथ पे क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्लास की रॉड से किस पे ट्रांसफर हुए हैं? सिल्क के क्लॉथ के ऊपर। इसी प्रकार से आप फर भी देख सकते हैं, यानी कि यानी कि प्लास्टिक की एक आप रॉड को या फिर आयरन की रॉड को आप फर के साथ में रगड़ते हैं, तो जो फर जो होता है उस फर के ऊपर क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो इस प्रकार से एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में फ्रिक्शन किया जाता है, तो हीट जनरेट करने के होने के कारण वो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे आए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के बारे में आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस प्रकार से चार्ज का एक मेन रोल है। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये तो आप जान चुके ही हैं कि भाई चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं चार्ज। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। ये आप जान ही चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज कब है? जब आप लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉडी, तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करी जाए कि अगर पॉजिटिव चार्ज वाली दो बॉडी हैं,
अगर उन दोनों बॉडियों को आपस में पास में रखा जाए तो एक दूसरे को क्या करती है बेटा, रिपेल करती हैं। यानी कि सेम नेचर की जो चार्ज होते हैं, सेम नेचर की जो चार्ज बॉडी होती है, एक दूसरे को क्या करेंगी, यानी कि रिपेल करने का काम करेंगे। अगर नेचर उनका डिफरेंट हो, डिफरेंट नेचर चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कौन से फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो कि कूलाम्स फोर्स भी कहते हैं। ये हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, अभी इतना सा ही हमें समझना है। यानी कि सेम चार्ज एक दूसरे को दूर हटाने का काम करेंगे, यानी कि रिपेल करने का काम करेंगे, और डिफरेंट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। अगर बात करी जाए चार्ज के बारे में, तो चार्ज बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास में यानी कि मैग्नीट्यूड केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, और डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। यानी कि उसके पास में क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, दूसरी बात, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी स्केलर सम को ही फॉलो करती हैं। स्केलर सम कौन सा है, सिंपल एल्जेब्रिक सम, सिंपल जोड़ घटा। और वेक्टर क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, जो कि यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रखती हैं, डायरेक्शन भी रखती हैं। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रखती हैं, डायरेक्शन भी रखती हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी वो एक वेक्टर सम को या फिर वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। यानी कि वेक्टर सम या वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। और जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो स्केलर सम को ही फॉलो करती हैं, उनका सम जो होता है वो स्केलर सम होता है, यानी कि सिंपल एल्जेब्रिक सम, सिंपल जोड़ घटा। तो चार्ज हमारा कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, उसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। चलिए, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम चार्ज के बारे में। अगर बात करें तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव इन नेचर। चार्ज का क्या होता है, एडिटिव इन नेचर। यानी कि मान के चलिए आपकी किसी बॉडी के ऊपर, मान के चलिए एक जगह पे प्लस के 2 कूलम चार्ज है, माइनस के 20 कूलम चार्ज है, 5 प्लस के 5 कूलम चार्ज है। तो पूरा जो टोटल उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सम हो जाएगा, सिंपल अलजेब्रिक सम हो जाएगा। 2 माइनस के 20 प्लस के 5, दैट इज कितना आ गया, उस बॉडी के टोटल नेट जो चार्ज होगा इस बॉडी के ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस के 13 कूलम। यानी कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का बेटा एडिटिव नेचर होता है। नेचर कैसा होता है, एडिटिव नेचर होता है, उसको जोड़ा जा सकता है, यानी कि वो फॉलो करता है किसको, सिंपल एल्जेब्रिक सम को, सिंपल जोड़ घटाव को। क्योंकि चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो फॉलो करती है किसको, यानी कि सिंपल एल्जेब्रिक सम को, यानी कि सिंपल एल्जेब्रिक सम को, सिंपल जोड़ घटाव को। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज का क्या हो सकता है, चार्ज क्या होगा, एडिटिव नेचर रखता है, यानी कि उसका क्या हो जाता है, एडिशन, और वो भी एडिशन कौन सा होगा, सिंपल एल्जेब्रिक सम। ठीक है। अगला हमारा नेचर, अगली प्रॉपर्टीज होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि किसी भी बॉडी, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उस बॉडी के ऊपर जितना चार्ज होगा, जैसे मान के चलिए, जैसे आपके पास में 120 कूलाम की एक बॉडी है, मान के चलिए दूसरी है हमारे पास में 50 कूलाम की बॉडी। इस पे चार्ज कितना है, प्लस के 50 कूलाम, इस पे प्लस के 120 कूलाम। अब इन दोनों बॉडियों को आपस में मिला दिया, ए बॉडी को बी बॉडी के साथ में मिला दिया। ए बॉडी को बी बॉडी के साथ में जैसे ही आप मिलाते हैं, तो ए बॉडी के साथ में बी बॉडी को मिलाते हैं, तो इस ए बॉडी के टोटल जो चार्ज होगा, इन दोनों को मिला दिया तो, और इसके बाद में इनको अलग करने पर मान के चलिए अगर इस पे 80 कूलाम का चार्ज आया है, मान के चलिए इस बॉडी के ऊपर 80 कूलाम का चार्ज आया है, तो बचा कुचा यानी कि कितना बचा,
90, ठीक है, यानी कि 90 कूलाम का चार्ज यानी कि दूसरी बॉडी के ऊपर आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप 120 कूलाम यहाँ चार्ज था, दूसरा 50 कूलाम यहाँ पे चार्ज था। दोनों चार्जों को जब आपने मिलाया, यानी कि दोनों बॉडियों को मिलाया और उसके बाद में सेपरेट किया, तो चार्ज तो जितना था पहला था उतना ही रहा, यानी कि चार्ज तो कंजर्व रहा ना। चार्ज यानी कि आप कहते हैं कि जो नेट चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि कोई भी इसका भारी इफेक्ट ना आए, कोई भी सिस्टम हो, आपने जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई बाहर से कोई इफेक्ट ना रहे, तो उसका जो हमेशा जो चार्ज जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसकी वैल्यू ना तो सीधा सीधा मतलब है, ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो चार्ज को बनाया जा सकता है, ना ही चार्ज को खत्म किया जा सकता है। लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज को जरूर ट्रांसफर किया जाता है। जैसे इस बॉडी को आपस में किया तो एक बॉडी से जो इस बॉडी से जो चार्ज था वो दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो गया। तो यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, ना किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है जी। तो चार्ज का कैसा नेचर हो गया, कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है जी। चार्ज क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है जी। मान के चलिए आपकी किसी बॉडी ए से और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं बॉडी बी पे। मान के चलिए 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3 इलेक्ट्रॉन गया जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मान के चलिए 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन आए तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने के बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस बॉडी पे उतने ही क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। मान के चलिए 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से आप देखते हैं अगर n इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे जिस बॉडी पे आए हैं तो उस n इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो कि चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन या तो वो लूज कर रही है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो टोटल उस पर चार्ज क्या होगा, प्लस माइनस के Ne, प्लस माइनस के क्या होगा, Ne। यानी कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन तो जाएंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन या तो 1 जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा, या इलेक्ट्रॉन 1 लूज करेगा, 2 लूज करेगा या 3 लूज करेगा, हमेशा यानी कि इंटीजर मल्टीपल के टर्म में ही लूज करेगा। तो इसका मतलब है इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आपके देख रहे हैं तो n क्या है यहाँ पे, n इज द इंटीजर नंबर। n क्या है यहाँ पे, n इज द इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अप टू ऑन। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होता है, किसी भी बॉडी के ऊपर नेट जो चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है 1 2 या 3 या 4 5, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ना वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से जानेंगे इलेक्ट्रॉन। यानी कि Ne के टर्म में Q बराबर क्या आ गया हमारे पास में, यानी कि Q बराबर हमारे पास में किसी भी बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो Q बराबर होगा माइनस के Ne, और इलेक्ट्रॉन गए हैं तो Q बराबर होगा प्लस के Ne, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो क्वांटा के टर्म में ट्रांसफर होगा। क्वांटा का मतलब है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। क्वांटा क्या है, क्वांटा इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
ठीक है, इसी को ही क्वांटा को ही कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। यानी कि हमेशा जो बॉडी के ऊपर जो चार्ज ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक फ्रैक्शन के टर्म में ट्रांसफर नहीं होगा। फ्रैक्शन का मतलब है आधा इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा। हमेशा इंटीजर मल्टीपल के टर्म में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए क्वांटाइजेशन क्या, जो चार्ज जो होता है क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है, यानी कि उसका क्वांटाइजेशन का नेचर होता है। जैसे कि आप मान के चलिए, आपसे मैं कहूं कि साहब आप किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे, या फिर आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप पहले एक सीढ़ी चढ़ेंगे, या फिर 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, या 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, या 4 सीढ़ी चढ़ेंगे, या फिर आप एक साथ 2 सीढ़ी चढ़ सकते हैं। कभी आधी सीढ़ी चढ़ी जा सकती है क्या, नहीं। तो इसका मतलब है कि वो जो बेसिक यूनिट है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, वो 1 सीढ़ी के बराबर है। ठीक है जी, 1 सीढ़ी के बराबर है। तो 1 सीढ़ी या 2 सीढ़ी या 3 सीढ़ी, तो ऐसे ही जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, या फिर 2/3 इलेक्ट्रॉन, या 4/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे फ्रैक्शन के टर्म में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यानी कि इंटीजर मल्टीपल के टर्म में। तो इसीलिए हमने कहा कि यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, चलिए तो इस बात को समझेंगे हम एक क्वेश्चन के द्वारा, और ये क्वेश्चंस देखते हैं। एक बॉडी A है जो कि अपने आप से, यानी कि इस बॉडी A से 20 इलेक्ट्रॉन बॉडी B पे ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो टोटल चार्ज विद नेचर ऑन बॉडी A एंड B। तो बताइए इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा, इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। 20 इलेक्ट्रॉन गए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन कितना, यानी कि Q बराबर क्या होता है, प्लस के Ne। बॉडी A के लिए Q क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि Ne। और N कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 20 इंटू के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो यानी कि कितना चार्ज आ जाएगा, 32 इंटू 10 की पावर 32 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और कैसा नेचर होगा उसका, पॉजिटिव चार्ज। उतना ही दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा, लेकिन कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज आप देख रहे हैं जितना यहाँ से ट्रांसफर हुआ है दूसरी बॉडी के ऊपर, उतना ही चार्ज यहाँ पे आ गया। तो चार्ज हमेशा कंजर्व इन नेचर है, चार्ज तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ना तो क्रिएट किया गया ना डिस्ट्रॉय किया गया, चार्ज तो कांस्टेंट रहा। तो ये आपका यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंजर्वेशन नेचर होता है उसका। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है जी, चलिए जैसे कि इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, जैसे मान के चलिए हमारे पास में क्या है, एक, इसको हटा देते हैं, देखिए Rohan is experimenting with a rod that possessing a charge of -10 माइक्रोकूलम। पहले आप एक चीज समझेंगे कि माइक्रो माने कितना होता है, माइक्रो, 1 माइक्रो बराबर होता है बेटा 10 की पावर -6। ठीक है जी, तो एक जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है रोहन, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने देखा कि एक रॉड के ऊपर कितना चार्ज है, उस पहले से ही उसके ऊपर -10 माइक्रोकूलम, यानी कि इनिशियली उसके ऊपर चार्ज कितना है, -10 माइक्रोकूलम। वो कह रहा है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी +6 माइक्रोकूलम। उस बॉडी के ऊपर वो +6 माइक्रोकूलम चार्ज लाना चाहता है। आप जरा बताइए, पहले उसके ऊपर -10 माइक्रोकूलम चार्ज है और उसको प्लस का पॉजिटिव चार्ज लेकर के आना है उस बॉडी के ऊपर। तो बताइए प्लस का चार्ज लाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या डालने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वो बॉडी लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी भाई। कैसे, जब तक आप उस पर पॉजिटिव चार्ज लाना चाहते हो, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को पॉजिटिव में करना है तो उसको पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज देने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन उससे लूज करवाने पड़ेंगे।
तो इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए आपको मतलब ये कि टोटल पहले अगर माइनस के 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और लाना कितना है आपको, यानी कि प्लस के 6 माइक्रोकूलम, तो उस पे आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा माइनस के प्लस के 16 माइक्रोकूलम चार्ज और देना पड़ेगा। जब आप इसको घटाएंगे तो प्लस के कितना आ जाएगा, प्लस के 6 माइक्रोकूलम। तो आपको यानी कि उस बॉडी पे से यानी कि प्लस के 16 प्लस का 16 कूलम एडिशनल चार्ज और देना पड़ेगा, यानी कि उससे इतने प्लस के 16 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रो लगा लेते हैं इसको, ये रहा 16 माइक्रोकूलम अगर चार्ज उसको लाना है तो उस पे से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। मान लेते हैं हम उस बॉडी के ऊपर से n इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कितने निकालने हैं, n इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है यानी कि कितना चार्ज होगा, Q बराबर के NE, Q बराबर के NE, ठीक है जी, Q बराबर के NE। और उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना, यानी Q की वैल्यू कितनी है 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम, ठीक है जी। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया और आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर ऊपर जाएगी तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10 की पावर प्लस के 14 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपको 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे और ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जब जा करके आपका जो उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस चार्ज की वैल्यू आ जाएगी भाई यानी कि प्लस के 6 माइक्रोकूलम। तो ये आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, चलिए हाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, हमने किया था, हमने ग्लास रॉड को सिल्क की क्लॉथ के साथ रगड़ा था। तो ग्लास रॉड पे आप देख रहे थे, ग्लास रॉड पे क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड पे क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज। देख लीजिए आपको दिखा देते हैं, देखिए देखिए ग्लास रॉड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और आपकी सिल्क की क्लॉथ पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। सिल्क की क्लॉथ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका रहेगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ऑप्शन रहेगा ए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपको 1 कूलम चार्ज लेके आना, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी को देने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से निकालने पड़ेंगे। चलिए आपको 1 कूलम चार्ज लेके आना है, Q की वैल्यू कितनी है, यानी कि 1 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने, तो n बराबर हो जाएगा 1 अपॉन के 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर डबल जीरो बढ़ा लेंगे और 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर 18 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव का 1 कूलम चार्ज लाना है तो उस पे से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, और अगर उसके ऊपर माइनस के 1 कूलम चार्ज लाना है तो उसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, कितने, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज लाने के लिए किसी भी बॉडी के ऊपर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में आपको या तो देने पड़ेंगे यानी उनकी रिक्वायरमेंट होगी या फिर निकालने पड़ेंगे।